बेटा देखिए जरा इसमें आगे, नेक्स्ट मैंने यहां पर बता दिया कि नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब मैं कहूं कि उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद मैंने बताया आपको एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, ए और बी नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। इट विल पॉसिबल, नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दिस इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है, इट विल पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑफ द स्केलर इक्वल टू जीरो। देखो सब्जेक्टिव में तो विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप बेटा किसको रिपीट करें? मैं कह रहा हूं इससे पहले जो मैंने टॉपिक डिफाइन किया, फॉर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। ये थ्योरम मैंने पहले प्रूव कर दी। उसके बाद मैंने एक डेफिनेशन दे दी लीनियर कॉम्बिनेशंस। अब मैं इसी थ्योरम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, एक वेक्टर को स्केलर x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दूसरे वेक्टर को स्केलर y से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इन दोनों का सम जो भी आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अगर वो जीरो वेक्टर है, क्या कहा मैंने, इफ फॉर टू नॉन जीरो एंड नॉन लीनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, their linear combination equal to zero implies each of the scalar equal to zero। यहां दो डेफिनेशन और निकल के आएंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको जीरो दिया हुआ है, दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको जीरो दिया हुआ है, and it is possible, if it is possible only when each of the scalar equal to zero, then the two vectors are called linearly independent। भाई ये आपके पास दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दो की बजाय चलो तीन का ले लो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो आ रहा है, केवल और केवल किस केस में, जब वो तीनों स्केलर जीरो हो। इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके आपको तीनों स्केलर्स की वैल्यू निकालनी है। अगर इन तीनों स्केलर्स की वैल्यू जीरो आ जाती है तो मैं ये कहूंगा ए बी एंड सी आर linearly independent। linearly independent n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो, ये n लीनियर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इफ इक्वल टू जीरो implies each of the scalar इक्वल टू जीरो। n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन केवल और केवल एक केस में जीरो आए, कब, जब वो सारे के सारे स्केलर जीरो हों, देन a1 a2 a3 एंड so on an आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलो अब मैं आपसे पूछूं, क्या दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, मेरी आवाज ध्यान से सुने, इसके अंदर क्या कह रहा हूं मैं, दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यस और नो? क्वेश्चन क्या है मेरा,
दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यस सर। अभी क्या बताया हमने कि एक्स ए प्लस वाई बी जीरो है। बेटा अभी क्या बता रहा था मैं कि ए और बी अगर नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अगर ये जीरो आ रहा है, दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है, देखो यहां जो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन दे रहा हूं, यहां वेक्टर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे वेक्टर है। अब इसी से मैंने इसके अंदर अलग कंक्लूजन निकाल लिया, निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निष्कर्ष निकला वो कि अगर वेक्टर ए और बी नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर हैं तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव होने का मतलब है आप उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो लो, और अगर प्रत्येक स्केलर जीरो के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बात हमने प्रूव कर तो दी, ए और बी नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर है। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया कि एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। तो एक्स ए प्लस वाई बी को मैं क्या कहूंगा, दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है, लेकिन वेक्टर कैसे, नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर। तो कंक्लूजन ये निकला, दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। अगर मेरे पास n वेक्टर्स दिए हुए हैं, मैंने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, कम से कम एक स्केलर अगर नॉन जीरो आ जाता है तो मैं ये कहूंगा कि वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट और दूसरी तरफ क्या आएगा, डिपेंडेंट। ठीक है। हालांकि डेफिनेशन यहाँ इसमें नहीं दी हुई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, लेकिन ये जस्ट रिजल्ट दिया हुआ है, एनी वेक्टर आर। इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये चीजें बता देता हूँ, यूजलेस नहीं है। कभी कोई बच्चा ये समझे कि हमारा काम तो भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वहां से स्टार्ट होना है, क्योंकि एक्सरसाइज में जहां भी ये कॉन्सेप्ट आएगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि मैंने वहां बताया था ऐसा होता है, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। अब जिसने इन चीज़ों को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, वो फिर ये सोचेगा पता नहीं कहाँ से क्या कर दिया। समझते हुए निकालो, बता देता हूँ, इतना आसान टॉपिक नहीं है कोई भी। और क्रैम करने की कोशिश की, एरो मार्क में, मैग्नीट्यूड में और वेक्टर में कंफ्यूज हो गए कि कहीं पर मॉडुलस लगा दिया, कहीं पर एरो मार्क है, वेक्टर के ऊपर एरो मार्क नहीं लगाया, तो वो सारा सब कुछ मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एनी वेक्टर आर coplanar with A and B can be uniquely expressed as R equal to lambda A plus mu B for some scalars lambda and mu। कैसे याद रखेंगे इस रिजल्ट को, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तीन वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर दिए हुए हैं, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं तीनों में से प्रत्येक वेक्टर बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, ए बी और सी लिया था सपोज हमने, या जस्ट ए और बी ले लिया, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और कोई तीसरा वेक्टर सी दे दिया, कोई भी तीन वेक्टर दिए गए, मैं वहां से दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालूंगा। अगर ये वेक्टर आपके पास ए है, ये बी है, मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प लेंगे हम, वेक्टर ए यहां से कट किया, मतलब इन तीन वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके पैरेलल लाइंस ड्रा करके, उसके पैरेलल लाइंस ड्रा करके मैं एक ट्रायंगल बना पाऊंगा। तीन वेक्टर एक ये दिया हुआ है सपोज,
और तीसरा आपको ये दे दिया, जस्ट इस टाइप के 3 वेक्टर्स दिए गए सी। मैं क्या कह रहा हूं, इन तीनों वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके पैरेलल लाइंस ड्रा कर लो, एक आपके पास ट्रायंगल तैयार हो जाएगी। इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रा की, इसके पैरेलल आगे पीछे कहीं भी बढ़ा दो, लेंथ का कोई कनेक्शन नहीं है कि लेंथ कितनी। एक लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रा कर ली, इसके पैरेलल कहीं से भी ड्रा कर दो, इसको कहीं ना कहीं कट करेगी। और एक लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रा कर दी। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए का सम स्केलर मल्टीपल है, हो सकता है ए ही हो सकता है ए ही हो। जो ए की लेंथ है अगर वो इसके इक्वल है तो क्या होगा, ए के इक्वल ही आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई। भाई स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, ये लैम्डा और म्यू स्केलर, इनकी वैल्यू 1 और 1 भी तो हो सकती है। इसके बाद ये डायरेक्शन आपके पास सी थी, तो ये वाला जो है वो क्या हो गया, लैम्डा 1 कह दो, इसको लैम्डा 2 कह दो, लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। ये डायरेक्शन आपके पास बी है, ये डायरेक्शन बी है, इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन जब आप सेम ले रहे हो, ये आपके पास लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ सी हो गया। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 तीनों के तीन नॉन जीरो है, तीनों के तीन नॉन जीरो, लेकिन वेक्टर कोप्लेनर है। कोई भी 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में दिए गए हैं, नॉन कोलिनियर जरूर ले लेना, ठीक है। तो केस हमारे पास क्या आया, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ c, लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर c इक्वल टू लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ट्राइंगल ऑलरेडी सर, लैम्डा 3 से सभी को डिवाइड कर दिया, यहां पर क्या आएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a, लैम्डा 2 टाइम्स अपॉन लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर c इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ भी c, एक इसमें b कौन सा है, ये वाला b है, तो ये हमारे पास b आएगा, ये डायरेक्शन b की है, वेक्टर b की, तो ये b आएगा। इसको आप x कह दो, इसको आप y कह दो, तो यहां से वेक्टर b क्या आ गया, x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ c। आप कहोगे सर ये तो a और c का लीनियर कॉम्बिनेशन आया, a और b का तो नहीं आया, a और b का भी आ जाएगा। a और b वाली टर्म एक तरफ रख लो, इसको परली तरफ ले जाओ, c को परली तरफ ले जाओ, और लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ b को लेफ्ट में ले आओ, लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ a माइनस लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ c। अब माइनस लैम्डा 2 से डिवाइड कर दो, माइनस लैम्डा 2 से डिवाइड करूंगा तो लैम्डा 1 अपॉन माइनस लैम्डा 2 इंटू वेक्टर a, लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b इक्वल टू c। इसको x कह दिया, इसको y कह दिया, तो वेक्टर c किसके इक्वल आया, x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ b। यहाँ जो वेक्टर b है वो a और c का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यहाँ c a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार c वाली टर्म एक तरफ रख लो, इन दोनों को परली तरफ ले जाओ, तो वहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ। कोई भी 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन के अंदर है, तीनों में से प्रत्येक वेक्टर बाकी 2 की लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। इफ एनी 3 वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन देन ईच एंड एवरी वन विल बी इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट। मैंने यहां बी को ए और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दिया। बेटा ये बात बार बार ना बतानी पड़े, हर बच्चे का माइक म्यूट रहे। हाँ जी बताओ। ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ना? लीनियरली, हाँ यस बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। यहां लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट आप किसको कह सकते हो, जैसे 3 वेक्टर्स का इसको लेफ्ट में ले आया मैं, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे कि इन 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। इसको इधर ले आऊंगा माइनस, इक्वल टू 0। तीनों के 3 जो स्केलर है वो नॉन जीरो है। कम से कम एक अगर नॉन जीरो आ गया तो वहां से हमारे पास वेक्टर कैसे हो जाएंगे, डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। कंक्लूजन क्या है इसके अंदर, याद रखना कोई भी 3 वेक्टर, क्योंकि यूज होंगे,
आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर आपसे कहेगा ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 है, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी। अब आप इस रिजल्ट की हेल्प से क्या अंदाजा लगाओगे कि भाई यहां से मुझे वेक्टर ए को बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, और कोई एक वेक्टर बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन कब होता है, जब वो तीन वेक्टर हमारे पास कैसे हों, कोप्लेनर हो। यानी कि ये रिजल्ट प्रूव करने का मतलब है कि मुझे ए बी और सी को एक ही प्लेन में प्रूव करना है। बी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू सी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। किसी भी वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल प्रूव करवा रहा है, इसका मतलब वो तीनों वेक्टर्स मुझे एक ही प्लेन में प्रूव करने हैं। तो ये रिजल्ट प्रूव करने का मतलब है, आपको ये बात अब तुरंत माइंड में क्लिक करे कि भाई ये चीज़ पॉसिबल कब होती है। ये तो ए बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो दो का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरे के इक्वल कब आता है, जब वो तीनों एक ही प्लेन में हो। इसका मतलब हमारा टारगेट इन तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। इस बुक में रिजल्ट दिए हुए हैं, उनका प्रूफ नहीं दिया हुआ, मैंने कोशिश की है थोड़ा सा उनको समझाने की। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। मैंने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था, अगर याद हो तो आपको। ओरिजिन को आप किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर देना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। इनिशियल पॉइंट के चुनाव के लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सम फिक्स पॉइंट को ही हमें इनिशियल पॉइंट लेना पड़ता है, और वो फिक्स पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ ए वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है, ओ बी बी का पोजीशन वेक्टर है, ओ सी पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है। अगला टॉपिक हमारे पास है वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। सपोज हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। अब आप कहोगे सर आपने वेक्टर ए के साइड में, पॉइंट ए के साइड में वेक्टर ए लिख दिया, लेकिन क्या ये अकेला पॉइंट वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। क्या ये पॉइंट बी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इन पॉइंट्स ए और बी के पोजीशन वेक्टर हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन है, कहीं ना कहीं ओरिजिन है। ये है ओरिजिन सपोज। इसका मतलब जब मैं इस ओरिजिन को ए से ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये जो वेक्टर आया मेरे पास वो वेक्टर ए है। ओरिजिन को जब मैं बी से ज्वाइन कर रहा हूं, ये जो वेक्टर मेरे पास आया वो वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का होता है। ओरिजिन हमेशा उस पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा। वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस अगर मैं बात करूं, तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन, टर्मिनल पॉइंट वो पॉइंट जिसका वो पोजीशन वेक्टर है। अगर वेक्टर ए लिखेंगे कैसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अंडरस्टूड है? इसका मतलब ओ ए जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है। ओरिजिन को जिस भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब हर पोजीशन वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर ही होता है। उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन और टर्मिनल पॉइंट वो पॉइंट जिसका वो पोजीशन वेक्टर है। इसी प्रकार ओरिजिन को पॉइंट बी से ज्वाइन किया तो ओ बी जो वेक्टर है वो हमारे पास पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। मैंने बता दिया ए के साइड में वेक्टर ए लिख दिया, इसका मतलब क्या है, और बी के साइड में वेक्टर बी लिख दिया, इसका मतलब क्या है। टॉपिक है वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। किसी भी वेक्टर की वैल्यू
इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। मैं वेक्टर ए बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए बी या बी कोई भी, किसके रूप में, इसके जो एंड पॉइंट है, किसके, वेक्टर ए बी के। वेक्टर ए बी के एंड पॉइंट कौन कौन है, ए और बी। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर। वेक्टर ए बी की वैल्यू इसके जो एंड पॉइंट्स हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनके पोजीशन वेक्टर्स के रूप में। वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर आ गया। ए बी निकालना चाहता हूं, ओ ए परली तरफ चला जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का मतलब है स्मॉल बी, ओ ए का मतलब है स्मॉल बी। अगर आपको ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो उस केस में वेक्टर ए बी निकालना पड़े, हमेशा टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाओगे। टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे। अगर मुझे बी ए वेक्टर निकालना होता तो ये ए माइनस बी आता। टर्मिनल पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, इनिशियल पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है। कंक्लूजन क्या रहा, कोई भी वेक्टर निकालना है उसके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स के रूप में, तो टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से हमेशा इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस होगा। वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट केस आपके पास आता है कि भाई दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी, दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब जरा मैं मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है आई जे का, आई जे यूनिट वेक्टर्स हैं। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस और माइनस के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर दो वेक्टर मुझे दिए हुए हैं, चलो आई और जे के कॉन्सेप्ट के ऊपर आने से पहले मैं डिस्कस करता हूं, उसके बाद लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस? स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशंस। और सिंपली वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे। उसके बाद आऊंगा इस पॉइंट के ऊपर में। पहले मैं बात कर रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस। कोई भी सपोज मैंने पॉइंट ले लिया P, बी एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। पॉइंट P दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। पॉइंट P से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको मैंने M कह दिया। O को P से ज्वाइन किया, ये जो OP वेक्टर है वो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आ गया, OP वेक्टर। ट्राइंगल ऑफ एडिशन की हेल्प से फ्रॉम ट्राइंगल OMP, OP जो वेक्टर होगा इट इज इक्वल टू OM वेक्टर
प्लस में एम पी वैक्टर बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन। बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ओपी वेक्टर यानी कि प्लेन के अंदर आपको कोई भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्या करने जा रहा हूं मैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और उसके उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। ओपी वेक्टर इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। मुझे यहां से ओ एम वैक्टर निकालना है, ओ एम और एम पी वैक्टर। कैसे निकालूं, ओ एम और एम पी। यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया था हमने, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ए कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए से क्या करेंगे, डिवाइड, ए कैप आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहां से वेक्टर ए की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए के। ये रिजल्ट ये डेफिनेशन में यूज करूंगा ये ओ एम और एम पी निकालने के लिए। ओ एम, व्हाट इज ओ एम, एक्स, एक्स एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर ओ एम जो वेक्टर होगा, ओ एम वेक्टर, कोई भी वेक्टर निकालना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओ एम वेक्टर निकालना है, ओ एम का मैग्नीट्यूड पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, ओ एम लेंथ एक्स के इक्वल आएगी, इनटू में इस ओ एम के अलोंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कितना है आई के, ओ एम कितना एक्स, एक्स के ऊपर एरो मार्क नहीं है, कभी एक्स के ऊपर भी एरो मार्क लगा दो। एमपी आप कहोगे कैसे निकाला ओ एम वेक्टर, ये डेफिनेशन यूज करके, वेक्टर ए इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। एमपी वेक्टर लेंथ एमपी वाई, वाई ये इसके पैरेलल इसके अलोंग एमपी के अलोंग, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। ओ एम वेक्टर आया एक्स आई, एम पी वेक्टर आया वाई जे, ये दोनों वैल्यूज उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा। देयरफॉर जो ओ पी वेक्टर आएगा इट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और वाई। जब मैंने इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकाला तो क्या चेंजेस आए, पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो आई कैप से मल्टीप्लाई हो गया, वाई कोऑर्डिनेट था वो जे कैप से मल्टीप्लाई हो गया। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ आई जे और के मल्टीप्लाई कर दो, वो एक वेक्टर बन जाएगा और वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। यानी कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई हैं तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है वो क्या होगा, एक्स आई प्लस में वाई जे। इसी प्रकार अगर आपके पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड है। स्पेस के अंदर पॉइंट है, यानी कि यहां से मैं ये कह रहा हूं कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर आपस में रिलेटेड है। पॉइंट प्लेन के अंदर है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप। आप कहोगे सर ये पॉइंट अगर यहां होता तो सपोज -2 3 पॉइंट है, -2 3, क्या भी यही बात होती, हाँ डेफिनेटली। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये ओ क्यू है, सपोज ये पॉइंट एन है, ओ क्यू जो वेक्टर है वो हमारे पास आना था ओ एन वेक्टर प्लस में एन क्यू वेक्टर, ओ एन प्लस एन क्यू बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन।
ओ एन कैसे निकालो, ये रिजल्ट। कोई भी वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओ एन वेक्टर है, ओ एन यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है 2 यूनिट। वैसे तो अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये -20 है, -20, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ ओ एन 2 यूनिट है, तो ओ एन वेक्टर आएगा 2 इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन। ओ एन, ओ एन जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस आई कैप। एन क्यू का मैग्नीट्यूड ये लेंथ विच इज 3, एन क्यू जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप। इसका मतलब ओ क्यू जो वेक्टर आया जो कि पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है, इट इज इक्वल टू -2i + 3j। पॉइंट क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके इक्वल है, -2i प्लस में 3j। क्या रिलेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप मल्टीप्लाई हुआ और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप। व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, मैंने ओपी वेक्टर निकाल लिया xi + yj। x जो है ना, x इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, y scalar component along y-axis, and in this case z scalar component along z-axis. Without I, j and k, these are scalar components xi, yj। अगर x और y के साथ xi ले लिया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OP along x एक्सिस, एक्स आई जो है यानी कि विदाउट आई जे एंड के दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर ओपी अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। विद आई जे एंड के दीज आर वेक्टर कंपोनेंट्स। इस डिस्कशन में मैंने क्या बताया, अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप, दोनों का सम एक वेक्टर आएगा जो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3i - 2j + k है, सपोज मैं आपसे पूछूं ये कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 - 2 और 1। i, j और k हटाते ही कोऑर्डिनेट, i, j और k साथ आते ही पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट प्लेन में है तो क्या होगा और स्पेस में है तो क्या होगा। यहाँ पर मैंने बताया स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। जब वेक्टर आपको i, j और k के रूप में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना। OMP राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। OP का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। व्हाट इज OP लेंथ, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर लिखो इसको, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। OP लेंथ वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड है, इट इज इक्वल टू OM x MP y। पाइथागोरस थ्योरम से आया रिजल्ट, स्क्वायर और वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड x² प्लस y²। पढ़ा भी होगा शायद आपने 11th में फिजिक्स में। अगर वेक्टर i, j और k के रूप में दिया हुआ है, i और j के रूप में था xi + yj, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकला, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। अगर आपको ध्यान रखना i, j और k के रूप में वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ही उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर ये वेक्टर होता स्पेस में तो इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालता x² + y² + z² और सारे का स्क्वायर। i, j और k के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर, सम और स्क्वायर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। और अगर वेक्टर आपको i, j और k के रूप में दिया हुआ है तो वहाँ से आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे वो मैंने बताया, ठीक है।
तो टाइम अब इसके अंदर आपकी जो अगली क्लास है वो स्टार्ट होने को जा रही है, लगभग 2-4-5 मिनट का गैप आपको मिलेगा। इसके बाद मैं कल हल्का सा जो आज मैंने बताया उनको विदाउट प्रूफ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा कि ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। और उसके बाद 1-2 कॉन्सेप्ट और बच गए इसके बस। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो आपके पास आएगा। सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, वो चीज़ें हमारे पास क्या होंगी वो और डिस्कस करना है। अदरवाइज लगभग जो बेसिक थे वो बेसिक हमारे कंप्लीट हो गए वेक्टर्स से रिलेटेड। वेक्टर और एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, components of a vector in 2 and 3 dimensions, what are scalar component, what are vector components, how we will calculate magnitude of a vector, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बुक में दी हुई हैं। इनको पढ़ें, टाइम लगा के पढ़ें। जहाँ जिस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसको एक बार ज़रा रिपीट कर दें, मैं उसको रिपीट कर दूँगा। अदरवाइज ये 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करके मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है इसकी फर्स्ट कल से। पिछला अगला जो टेस्ट आपका उसका सिलेबस अपने आप रिवाइज करोगे अपने आप, क्योंकि वो सारी चीज़ों के ऊपर हम जाएंगे तो सिलेबस पिछड़ जाएगा, फिर हमारा वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें आपके डाउट्स आएंगे, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। भले ही हमें इवनिंग आवर्स में एक 40 मिनट्स की क्लास और लेनी पड़ो डाउट्स के लिए, ओनली फॉर डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ले सकते हैं, लेकिन मेहनत करेंगे, डाउट आएंगे तभी वो हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।